नागार्जुन एपिसोड 8 विवाह प्रस्ताव। आयुष्मान ने गुस्से में म्यान से अपनी धारदार तलवार बाहर खींच ली और वो अपनी आंखों में क्रूरता लिए नागार्जुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर अगले ही पल आयुष्मान गुस्से से चिंगाड़ते हुए हवा में उछला और अपनी तलवार लहराने लगा। तभी आसमान में एक पल के लिए बिजली कौंधी और फिर दूसरे ही पल आयुष्मान अपनी पूरी शक्ति से सीधे नागार्जुन की गर्दन को अपना निशाना बनाते हुए उस पर वार कर देता है। आयुष्मान के उस वार के सामने नागार्जुन जैसा बच्चा तो क्या, ज्वालामुखी पर्वत का कोई इच्छाधारी नाग या कोई और मायावी तांत्रिक प्राणी भी होता तो उसका भी सिर एक ही झटके में अलग हो चुका होता। लेकिन नागार्जुन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसी तरह मुस्कुरा रहा है। जितनी तेजी से आयुष्मान नागार्जुन पर वार करता है, उससे भी दोगुनी गति से नागार्जुन न सिर्फ उस वार से बचकर एक तरफ हट जाता है, बल्कि अपने बाएं हाथ से ऐसे आयुष्मान की गर्दन जकड़ लेता है जैसे कोई घातक चीता अपने शिकार की गर्दन को दबोचता है। फिर दूसरे हाथ से नागार्जुन ने आयुष्मान की कलाई को पकड़कर ऐसे झटक कर खींचा कि आयुष्मान के उस हाथ में थमी हुई तलवार एक ही झटके में छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई और आयुष्मान की कलाई में दर्द की एक तीखी लहर दौड़ गई। ये देख आयुष्मान घुटनों के बल जमीन पर गिरकर बुरी तरह क्रोध से चिंगाड़ता हुआ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं हो सकती। अवश्य ही तुम किसी तरह के जादू का प्रयोग कर रहे हो। सिर्फ आयुष्मान ही नहीं, वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि किस प्रकार एक सामान्य सा दिखने वाला युवक नागार्जुन अकेले बिना किसी शस्त्र के ही अपने से कहीं ज्यादा हट्टे कट्टे आयुष्मान को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आयुष्मान की तरह नागार्जुन की मां और छोटी बहन भी नहीं समझ पा रही होती कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। तभी नियति नागार्जुन के साथ ज्वालामुखी पर्वत में गए सेनापति से बेचैनी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई के साथ क्या हुआ है? वहीं अनंतनगर कबीले के पहरेदार और कुछ बचे हुए सैनिक ज्वालामुखी पर्वत में ही अपने युवराज नागार्जुन की शक्ति और साहस से प्रभावित हो चुके थे। इसलिए उन सैनिकों का सेनापति राजकुमारी नियति से मुस्कुराकर कहता है, राजकुमारी, आप जो देख रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। हम भी युवराज में आए अचानक इस परिवर्तन से हैरान हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु इनमें आया बदलाव चमत्कारिक है। और तो और इनमें अचानक आया ये परिवर्तन केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, यौगिक और आत्मिक स्तर पर भी हुआ है। अब हमारे सामने जो युवराज है वो हर तरह से सशक्त है। आपको उनके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही नियति और उसकी मां दोनों ही भावुक हो जाती हैं। ये उस युवा लड़के के बारे में वो शब्द है जो वो दोनों न जाने कब से सुनना चाहती थी। नियति का भाई अब बेवकूफ और निकम्मा नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा पूरे कबीले के सामने आ चुकी है। वहीं आयुष्मान, विशेष रूप से उसका पिता नागेश, अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि सिर्फ 20 साल के एक लड़के में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। तभी नागेश अपने भतीजे नागार्जुन को घूरते हुए और क्रोध से अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, एक मामूली सा मूर्ख लड़का नागमणि प्राप्त कर ही नहीं सकता। यह संभव है नहीं। मैं समझ गया, वो मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर सबके सामने अपनी शक्ति छुपा रहा है। आयुष्मान ने क्रोध और झुंझलाहट से चिंगाड़ते हुए नागार्जुन की मजबूत पकड़ से छूटने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नागार्जुन के शिकंजे में किसी असहाय की तरह छटपटाकर रह जाता है। अपने बेटे आयुष्मान को इस तरह से तड़पते हुए देखकर नागेश से सहन नहीं हुआ और वो झुंझलाकर अपने भतीजे को आदेश देता है, बस बहुत हुआ, अब बस करो नागार्जुन, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो भी अभी इसी समय, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन नागार्जुन जानबूझकर नागेश की बात को अनसुना करके उसी तरह होठों पर
कुटिल मुस्कुराहट के साथ आयुष्मान के हाथ को पीछे मरोड़ना जारी रखता है। वहीं आयुष्मान की भयंकर चीखें सुनकर यह साफ जाहिर है कि अगर नागार्जुन ने इसी समय उसे नहीं छोड़ा तो उसके दाहिने हाथ का पूरी तरह से टूटना बिल्कुल निश्चित है। तभी नागेश दोगुनी शक्ति से अपना आदेश दोहराता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा छोड़ो आयुष्मान को। लेकिन नागार्जुन पलटकर नागेश को उसी कुटिल मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अब इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है बड़े चाचा जी। आपके सुपुत्र ने सबके सामने मुझे चुनौती दी है और अब आप कह रहे हो कि मैं इसे जाने दूं? एक योद्धा होने के नाते मेरा यह धर्म है कि मैं चुनौती से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो आपको सबके सामने मुझसे इसकी प्राणों की भीख मांगनी होगी, तब मैं इसे छोड़ सकता हूं। नागार्जुन के ये आखिरी शब्द सुनकर नागेश को जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो जाती है। वो नागार्जुन की इस उद्दंडता पर अचानक से भड़क उठा और क्रोध से तमतमाते हुए चीख कर बोला, नागार्जुन, 2 कौड़ी का मूर्ख लड़का तेरी ये मजाल की मुझसे माफी मंगवाएगा? तभी नागार्जुन जानबूझकर नागेश को उत्तेजित करते हुए बोलता है, चाचा जी, पहला वार आयुष्मान ने ही मुझ पर किया था। मैंने तो केवल आत्मरक्षा में उसका हाथ पकड़ा है। वैसे भी अब तो तीर कमान से छूट चुका है चाचा जी, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आपको अब अपने बेटे की ओर से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। नागार्जुन को अब याद आ रहा है कि उसके पिता और कबीले के मुखिया नागराजन की मृत्यु के बाद इन दोनों पिता और पुत्र नागेश और आयुष्मान ने नागार्जुन के कबीले को नष्ट करके उसे अपने कबीले में मिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। किस तरह उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसके कबीले के बाकी लोग सभी को कितना प्रताड़ित किया था, यहाँ तक कि उन्हें इस हाल में भी नहीं छोड़ा कि वो शांति से अपना जीवन बिता सके। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है और अब नागार्जुन के दिल में बदले की आग भड़क चुकी है और वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली। नागेश को हिचकिचाते हुए देखकर नागार्जुन ने एक बार फिर झटके से आयुष्मान का हाथ मरोड़ दिया और वो बुरी तरह दर्द से कराह उठा। पिताजी, मेरी सहायता कीजिए। अपने बेटे की ये हालत देखकर नागेश को थोड़ा नरम होना पड़ा और फिर दांत पीसते हुए मजबूरी में बोला, ठीक है, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं, अब उसे छोड़ दो। नागेश के माफी मांगने के बाद भी नागार्जुन उसी लापरवाही से आयुष्मान की बाह को मरोड़ना जारी रखता है। क्या कहा? जरा जोर से बोलिए बड़े चाचा जी, मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर नागेश शर्मिंदगी और गुस्से से अपने चारों तरफ देखता है। वहां मौजूद लोग हैरान होकर उसे और उसके बेटे आयुष्मान दोनों को पहली बार इस तरह असहाय देख रहे हैं। नागेश गुस्से से बुरी तरह चीखता है, जिससे उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठती है। मैं नागेश, अनंत वंश कबीले का प्रमुख, तुमसे अपने बेटे की जान की भीख मांगता हूं, उसे माफ कर दो। इस पर नागार्जुन कहता है, हाँ, ये हुई ना बात, अब ठीक है, अब मैं नाराज नहीं हूं। ये लीजिए चाचा जी, संभालिए अपने बेटे को। ये कहते हुए नागार्जुन 2 कदम आगे बढ़ता है और आयुष्मान के उस हाथ को खींचकर पूरी शक्ति से उछालकर फेंक देता है, जिससे आयुष्मान का भारी भरकम शरीर किसी खिलौने की तरह लगभग 20 फुट हवा में उड़ता हुआ सामने खड़े विशाल काय पेड़ के मजबूत तने से जाकर टकरा जाता है। फिर जमीन पर गिरते ही आयुष्मान तुरंत खून की उल्टी कर देता है और वो गुस्से से भरी अपनी सुर्ख आंखों से कुछ ही दूरी पर खड़े मुस्कुराते हुए नागार्जुन को देखता है। जैसे आयुष्मान को मौका मिले तो वो नागार्जुन को अभी के अभी मौत की घाट उतार देगा। आयुष्मान अपनी कांपती हुई टांगों पर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया।
अपने बेटे को मूर्छित होता देख नागेश चीखकर उसके पास भागता हुआ आया और बोला, आयुष्मान, मेरे बेटे। फिर नागेश आयुष्मान के सिर को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी पास में ही मौजूद वैद्य आयुष्मान की नब्ज टटोल कर देखता है और नागेश को बताता है, गनीमत है कि सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि इसकी रीढ़ और कंधे की हड्डी टूट चुकी है। कम से कम 1 साल तक बिस्तर से उठना मुश्किल है। ये सुनकर नागेश से अब सहन नहीं होता और वो चेतावनी देते हुए नागार्जुन से कहता है, नागार्जुन, मेरे बेटे की ये हालत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। पर तभी एक भारी भरकम और गंभीर आवाज गूंजती है, शांत हो जाओ नागेश। वो आवाज जिसके सामने अपनी आवाज ऊंची उठाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। वो आवाज अनंत वंश के प्रमुख और नागोत्सव प्रतियोगिता के मुख्य न्यायाधीश और नागेश के पिता नागेश्वर की है। नागेश्वर सबके समक्ष आते हुए कहते हैं, आयुष्मान ने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं नागार्जुन को चुनौती दी थी, इसलिए उसके इस अवस्था के लिए जिम्मेदार नागार्जुन नहीं बल्कि आयुष्मान स्वयं है। और अब क्योंकि नागार्जुन के पास नागमणि है और वो इसे धारण करने की पूर्ण क्षमता भी रखता है, इसलिए इस बात से इनकार किया जाता है कि उसने ज्वालामुखी पर्वत से मायावी जीवों के मस्तक मणि, विभिन्न द्वारों के स्फटिक मणि और सबसे महत्वपूर्ण पाताल लोक के शेष नाग मंदिर से नागमणि को किसी प्रकार के छल से प्राप्त किया है और अंततः नागार्जुन को इस वर्ष की नागोत्सव प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। ये कहते हुए नागेश्वर ने नागोत्सव प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की। नागेश्वर नागार्जुन के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन फिर भी नागार्जुन के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे नागेश्वर से कभी कोई विशेष समर्थन नहीं मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था। लेकिन वो अपने पितामह नागेश्वर को भी उतना ही जिम्मेदार मानता है जितना कि नागेश और उसके बाकी बेटों को। नागेश्वर के इशारे पर तभी वहां विजेता के सम्मान में ढोल और नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। प्रतियोगिता के विजेता का औपचारिक सम्मान करने के बाद नागेश्वर खुद मुख्य विजेता नागार्जुन को पृथ्वी का स्वरूप धारण किए हुए शेष नाग की स्वर्ण प्रतिमा देते हैं और नागार्जुन भी बस औपचारिक सम्मान के साथ उस पुरस्कार को रख लेता है। प्रतियोगिता के संपन्न होते ही अनंत वंश कबीले के लोग खुशी मनाते हुए वापस अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं। नागार्जुन की छोटी बहन नियति अपने भाई को एक टक देखी जा रही है। वो सचमुच नागार्जुन के लिए बेहद खुश है। नियति को आज तक अपनी किसी उपलब्धि पर भी इतनी खुशी नहीं मिली जितनी कि अपने भाई की जीत पर मिली है। नियति ने नागार्जुन को पूरी प्रशंसा के साथ देखा और फिर तुरंत आगे जाकर अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। वहीं नागार्जुन भी अपनी छोटी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसके सभी सवालों का जवाब देता है, उसके साथ चलने लगता है। लेकिन जब नागार्जुन का परिवार घर लौट ही रहा होता है तो तभी कुछ सुरक्षा कर्मी उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे उनका काफिला रुक जाता है। तभी उन सुरक्षा कर्मियों के झंडे का निशान देखकर अनंत नगर कबीले के लोग चौंक जाते हैं। तक्षक नगर के लोग यहां कैसे? नागार्जुन उन्हें निडरता से घूरता हुआ अपने मन में सोचता है। वो समझ जाता है कि हो न हो तक्षक नगर कबीले के सैनिक अपने योद्धा दुर्देव और सेना नायक रक्तांबर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आए हैं। लेकिन नागार्जुन को अपने लिए रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने परिवार और समूह के लोगों की चिंता है कि शायद वो लोग प्रतिशोध में उसकी मां और छोटी बहन को नुकसान न पहुंचा दें। तभी ठीक उसी समय एक बड़ी सी राजसी बग्घी उनके सामने आकर रुकी। फिर कुछ सिपाही उस बग्घी के दरवाजे को खोलते हैं। फिर उसमें से राज परिवार की एक राजकुमारी बाहर आती है। उस राजकुमारी को देखते ही देखते नागार्जुन के सिपाहियों के मुंह से अपने आप ही ये निकला, अरे ये तो तक्षक वंश के तक्षक नगर कबीले की राजकुमारी तारा है।
राजकुमारी तारा चटक लाल रंग की राजसी पोशाक में और सिर पर राजसी मुकुट पहने हुए है, जिसके सामने एक झीना सा छोटा घूंघट है जिसमें से तारा का चेहरा देखा जा सकता है। दूध से भी सफेद उसके चेहरे पर उसके होंठ खून के रंग की तरह सुर्ख लाल है। उसके काले घने बाल मानो अमावस की रात हो और उसकी नजरें किसी खंजन पक्षी की तरह तेज तर्रार लेकिन निश्चल है। तभी तारा उन गरीब कबीले वालों को उपहास की नजर से देखती है और फिर उन्हें नजरअंदाज करती हुई उन्हीं के बीच खड़े नागार्जुन पर अपनी नजरें गड़ा देती है। नागार्जुन को देखते ही तारा के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो बड़े गर्व के साथ धीरे से बग्घी से नीचे उतरकर नागार्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी तारा के रक्त जैसे लाल होंठ धीरे से खुले और उसने नागार्जुन से कहा, नागार्जुन, अनंतनगर कबीले के युवराज और नागोत्सव प्रतियोगिता के विजेता, मुबारक हो, आखिर तुम्हें नागमणि मिल ही गई। ये कहते हुए राजकुमारी तारा की आंखों में अपने लिए गर्व साफ नजर आ रहा है। फिर उसी भाव के साथ तारा ने आगे कहा, चिंता मत करो, मेरे सैनिक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं यहाँ अपने कबीले के महान योद्धा दुर्देह की मृत्यु का बदला लेने नहीं आई हूँ। वो एक योद्धा था और उसे एक योद्धा की ही तरह वीर गति प्राप्त हुई। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, अपनी बड़ी बहन राजकुमारी माया के विवाह का प्रस्ताव। राजकुमारी तारा के मुंह से ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी के मन में खलबली सी मच गई कि राजकुमारी तारा तक्षक नगर कबीले की राजकुमारी माया का विवाह प्रस्ताव लेकर स्वयं आई है, परंतु तक्षक वंश की राजकुमारी का अनंत वंश में विवाह, आखिर ये कैसे संभव है? लेकिन तारा उन सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर नागार्जुन से बोली, जैसा कि तुमने मेरी बड़ी बहन राजकुमारी माया को वचन दिया था कि तुम उसके लिए नागमणि प्राप्त करोगे और फिर वो सबके सामने तुमसे विवाह करेगी, इसीलिए उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सम्मान सहित साथ लेकर आने के लिए मुझे भेजा है। तारा की बात सुनकर इरावती नागार्जुन से पूछती है, बेटा ये सब क्या है? क्या सचमुच तक्षक वंश की राजकुमारी तुमसे विवाह करना चाहती है? नागार्जुन उस प्रश्न के उत्तर में धीरे से मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब इरावती समझ जाती है कि नागार्जुन इसलिए नागोत्सव प्रतियोगिता में जाने की जिद कर रहा था और अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ प्रतियोगिता जीता है बल्कि राजकुमारी माया से विवाह करने के लिए नागमणि भी लेकर आया है। तभी इरावती खुशी से कहती है, यदि ऐसा है तो ये वास्तव में एक बहुत ही शुभ समाचार है। फिर तो इस विवाह से कई पीढ़ियों से चली आ रही तक्षक वंश और अनंत वंश के बीच पुरानी शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन के कबीले के बाकी लोगों के मन में अभी भी संशय है। क्या राजकुमारी माया, जो पूरे चंद्रमौली राज्य के सबसे शक्तिशाली तक्षक नगर कबीले की राजकुमारी है, क्या वास्तव में सबसे कमजोर अनंतनगर कबीले के युवराज नागार्जुन से शादी करना चाहती है? अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? सबके मन में बस यही सवाल उमड़ रहा है। तभी एक बार फिर से राजकुमारी तारा की आवाज गूंजती है और वो फिर से अपने शब्दों को दोहराती है, सोच क्या रहे हो नागार्जुन? बग्घी में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद लेने आई हूं। तारा की बात सुन सभी की नजरें नागार्जुन पर टिक जाती हैं। नागार्जुन एक मुस्कुराहट के साथ तारा के सामने आया और बोला, वो क्या है कि ज्वालामुखी पर्वत में मेरे सिर पर एक चोट लग गई थी, इसलिए मैं पहले की बहुत सी बातें भूल सा गया हूं। तुम किस राजकुमारी माया की बात कर रही हो? और मैंने राजकुमारी माया को कोई वचन दिया था, ऐसा तो मुझे कुछ स्मरण नहीं। इस समय तो मुझे तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो, फिलहाल अपनी ये राजसी बग्घी को लेकर यहां से चली जाओ। इस तरह सबके सामने नागार्जुन के मुकर जाने पर राजकुमारी तारा को पहले तो कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन फिर वो आग बबूला होकर क्रोध में बोली, नागार्जुन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो?
आकाश और धरती का कोई मिलन नहीं होता। फिर भी राजकुमारी माया तुमसे विवाह के लिए तैयार हुई और तुम पूरे राज्य के सर्वश्रेष्ठ कबीले की राजकुमारी का इस तरह से अपमान कर रहे हो। इस धृष्टता का परिणाम जानते भी हो तुम। नागार्जुन के इन बदले हुए तेवरों को देखकर उसकी मां इरावती कुछ समझ नहीं पा रही होती और इसलिए वो नागार्जुन को समझाते हुए कहती है, नागार्जुन, राजकुमारी माया कितनी अच्छी लड़की है और राजकुमारी की तरफ से स्वयं इस विवाह का प्रस्ताव आया है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है बेटा। एक तरफ तो तुम राजकुमारी से शादी के लिए उस खतरनाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी जान दांव पर लगाकर उसके लिए नागमणि लेकर आए हो और अब खुद ही उससे शादी करने से साफ इनकार कर रहे हो। पर क्यों? नागार्जुन के कबीले के बाकी लोग भी हैरानी से उसे ही देख रहे हैं। वो अभी तक नहीं समझ पाए कि उनका युवराज नागार्जुन आखिर करना क्या चाहता है। क्या वो पहले मूर्ख था या अब मूर्खता कर रहा है? और फिर वहां मौजूद लोग आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद ज्वालामुखी पर्वत जाकर हमारे युवराज पर किसी प्रेत का साया पड़ गया है। देखा नहीं, जब से वो वहां से लौटे कैसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये जो लड़का है ये हमारे वो पहले वाले युवराज नागार्जुन नहीं बल्कि कोई और ही है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तारा के संयम का बांध अब टूट रहा है, इसलिए वो चेतावनी भरे स्वर में बोली, नागार्जुन, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं अभी यहीं पर उसका काम तमाम कर देती, लेकिन मैं शुभ कार्य में कोई अनहोनी नहीं करना चाहती, इसलिए अंतिम बार पूछती हूं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? तुम्हारा उत्तर क्या है? लेकिन नागार्जुन ने उसी लापरवाही से राजकुमारी तारा की ओर देखा और उसके पास जाकर मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो मैं बस 3 जादुई शब्द कहूंगा, दफा हो जाओ।